तो नया टॉपिक शुरू करते हैं, वर्क, पावर एंड एनर्जी। अच्छा, इसमें आप देखें तीन टर्म्स हैं, तीन अलग अलग टर्म्स यूज़ किए हैं। इसमें जो वर्क है और एनर्जी है, इन दोनों की यूनिट्स तो जो है वो सेम है ना। दोनों की यूनिट्स जो है वो जूल्स है, ठीक। और तो इनमें डिफरेंस क्या है वो भी अपन देखेंगे। और पावर क्या है, पावर हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। और इसकी यूनिट जो है वो क्या हो गई, है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क है तो जूल पर सेकेंड, है ना। इतना जूल पर सेकेंड कोई बॉडी वर्क कर रही है या कोई सिस्टम वर्क कर रहा है, या इस रेट से एनर्जी स्पेंड हो रही है। यदि वर्क के टर्म्स में बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि भाई बॉडी इस रेट से वर्क कर रही है ना। और एनर्जी के टर्म्स में बोल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि बॉडी इस रेट से एनर्जी स्पेंड कर रही है, ठीक है। और इसकी एक और यूनिट है वॉट, ठीक है। ये दो यूनिट्स हैं। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क वो पावर है, पर वर्क और एनर्जी इन दोनों की यूनिट्स जो है वो सेम है, ठीक। तो अब हुआ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। तो वर्क और एनर्जी में डिफरेंस क्या हुआ कि किस कंटेक्स्ट में इस वर्ड को हम यूज करते हैं उससे ये डिफाइन होता है। मतलब क्या हुआ कि वर्क की जब भी अपन बात करेंगे फोर्स के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। मतलब अपन क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय फोर्स, ठीक है। और फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट करता है तो वर्क डन कितना होगा, है ना, उसका मैथमेटिकल जो रिलेशन है उसको भी अपन देखेंगे। और एनर्जी की जब भी बात करेंगे तो किस तरह से बात करते हैं, ये पावर वाला ये पोर्शन में हटा देता हूँ अभी। तो एनर्जी की जब भी बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम। तो अब इन दोनों में रिलेशन क्या हुआ, रिलेशन ये हुआ कि जब हम बॉडी पे वर्क करेंगे तो वो बॉडी की एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। वो वर्क जो है बॉडी की एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। और वो जो बॉडी में जो एनर्जी स्टोर हो गई उसको हम कुछ कंडीशंस में, है ना, किन कंडीशंस में कर सकेंगे उसको भी अपन देखेंगे। कुछ कंडीशंस में वर्क के रूप में फिर से यूज कर सकते हैं, है ना। उस एनर्जी से हम फिर वर्क करा सकते हैं। तो क्या हुआ, है ना, अभी एग्जांपल देखते हैं इसका कि हमने वर्क डन किया, बॉडी पे फोर्स लगाया, वर्क डन किया, तो वो वर्क जो है एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया और बॉडी में एनर्जी आ गई। अब उस एनर्जी से हम चाहे तो फिर से वर्क करा सकते हैं, ठीक है। इसका एक बिल्कुल सिंपल इंट्यूटिव एग्जांपल देखते हैं। अभी तक आपने जितना पढ़ा है उससे ही आपको समझ में आ जाएगा, है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये बॉडी जो है वो स्पेस में है ना। इस पे अभी कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है ना, कोई भी फोर्स नहीं है, स्पेस में है, फ्लोट कर रही है, ठीक है। इस पे हमने फोर्स लगाया, सपोज इस पे हम फोर्स लगाते हैं। तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा है इससे अपने को क्या मालूम है, इस फोर्स से ये बॉडी एक्सेलरेट करेगी, और बॉडी एक्सेलरेट करेगी तो इसकी एक वेलोसिटी हो जाएगी। हमने थोड़ी दूर तक फोर्स लगाया तो ये बॉडी जो है वो यहाँ से सपोज मूव करके यहाँ पे आ गई, और इस वाली पोजीशन पे सपोज इसकी वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे इसकी कोई वेलोसिटी v नॉट हो गई। तो अब ये जो चीज हुई इसको यदि हमको डिस्क्राइब करना होगा तो इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि इस बॉडी पे जो फोर्स लगाया तो इस फोर्स ने बॉडी पे वर्क किया, ठीक है। तो ये वर्क डन बाय फोर्स, ठीक है। इस बॉडी पे वर्क हुआ, किसने वर्क किया, इस फोर्स ने वर्क किया। और फोर्स के वर्क करने के कारण बॉडी की जो वेलोसिटी आ गई उससे बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड हो गई। और इस वाली एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इस वाली एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी को कैसे हम डिफाइन करते हैं, एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन ऑफ एनी बॉडी, ठीक है। तो ये बॉडी मोशन में आ गई तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, है ना। ऐसे हम बोलते हैं कि इस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो अब आप देखें ये जो पहला वाला स्टेप है
ये स्टेप तो ये स्टेप हो गया, इस फोर्स ने बॉडी पे वर्क किया और बॉडी में एक तरह की एनर्जी आ गई। इस वाले केस में कौन सी तरह की एनर्जी आई? काइनेटिक एनर्जी। अलग अलग तरह की एनर्जी होती है ना, उसको भी अभी देख लेंगे अपन। तो इस वाले केस में इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। अच्छा, अब इस काइनेटिक एनर्जी से हम फिर से, हमको ये वाला स्टेप कराना है। कौन सा? सेकंड वाला स्टेप। वापस से हम इससे वर्क हम निकालना चाहते हैं, ठीक है, ये सेकंड स्टेप। ये कैसे होगा? तो अब ये है कि ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही, इस डायरेक्शन में वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो अब कोई दूसरी बॉडी है, उसको यदि हमको मूव कराना है, दूसरी बॉडी स्टेशनरी है, मूव कराना है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसकी काइनेटिक एनर्जी को यूज कर लेंगे, है ना। तो यूज करके हम क्या कराएंगे? इसको इससे कोलाइड करा देंगे, है ना। ये दोनों बॉडी कोलाइड कर जाएंगी, तो डिपेंडिंग ऑन की कोलिजन कैसा है ना, इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो है इस बॉडी को ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। मोशन जो है वो इस बॉडी का हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया? इस बॉडी से इस बॉडी पे हमने वर्क करा दिया, और ये वर्क कराने से इस बॉडी में एनर्जी आ गई। जब बॉडी पे वर्क करने से उसमें एनर्जी स्टोर होने का एक और इंट्यूटिव एग्जांपल देखते हैं, है ना। अगेन कॉमन सेंस एग्जांपल है। आगे की वीडियो में अपन और उसको डिटेल में, है ना, टेक्निकल फॉर्म में देखेंगे, जहाँ पे हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे। उस पर एक सेपरेट वीडियो है। बट इंट्यूटिवली, है ना, एक एग्जांपल और देखते हैं जिससे आपको, है ना, क्लियर हो कि किसी बॉडी पे हम फोर्स करके वर्क करते हैं तो उसमें एनर्जी जो है वो किस तरह से स्टोर हो जाती है ना। एक एग्जांपल और देखते हैं। तो यहाँ पे एक बॉडी जो है वो नीचे रखी हुई है, और ये जो ब्लू वाला जो ब्लॉक है, इसको या तो आप बिल्डिंग मान सकते हैं या कोई, है ना, रेज प्लेटफॉर्म मान सकते हैं। तो अब हम इस बॉडी पे इस तरफ फोर्स लगाते हैं, है ना। फोर्स लगा करके ये फोर्स जो है वर्क कर रहा है इस बॉडी के ऊपर, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। और इस बॉडी पे फोर्स लगा करके हम क्या कर सकते हैं? इस बॉडी को इस बिल्डिंग के ऊपर पहुंचा सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में ये सपोज ये बिल्डिंग जो है ऑब्वियसली, है ना, ये बिल्डिंग अर्थ पे है, बॉडी की वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, बॉडी को सेम वेलोसिटी से ले जा करके हमने इस बॉडी को बिल्डिंग के ऊपर रख दिया, ठीक है, वेलोसिटी नहीं बढ़ी। तो इसमें अभी काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं आ रही, ठीक है, पर वर्क तो कर ही रहा है ये फोर्स। पर अब इस बॉडी में भी एनर्जी जो है वो स्टोर हो गई, ठीक है। ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हुई? हम क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस वाले केस में जो हमने वर्क किया, ये पहला वाला स्टेप क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। अभी ये वाली जो टर्म आ रही है ना, पोटेंशियल वर्ड जो आ रहा है ना, इस पे उतना कंसंट्रेट नहीं करें। आप केवल ये सोचें कि बॉडी में एनर्जी स्टोर हो गई, और ये कैसे एनर्जी स्टोर हुई है ना, इसको भी अपन देख लेंगे। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस कंटेक्स्ट में हम यूज करते हैं, जब अपन कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स करेंगे ना, है ना, उसमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप ये विजुलाइज करें केवल कि बॉडी में एनर्जी स्टोर हो गई, है ना। तो अब हम कैसे बोल सकते हैं कि इस बॉडी में एनर्जी स्टोर हो गई? कि अब ये दूसरा वाला स्टेप, इस बॉडी से हम वर्क ले सकें, है ना, ये होना चाहिए। यदि एनर्जी स्टोर्ड है, इसका मतलब इस एनर्जी से हम फिर से वर्क लेने की हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब ये सेकंड वाला स्टेप। तो अब इससे, इस वाली बॉडी से सेकंड वाला स्टेप कैसे कराएंगे? सेकंड वाला स्टेप कराएंगे कि भाई हम यहाँ पे सपोज कोई एक फ्रिक्शनलेस प्लेटफॉर्म रख दें और इस बॉडी को ऊपर से छोड़ दें, ठीक है। हम यदि इस बॉडी को ऊपर से छोड़ देते हैं तो ये बॉडी जब तक नीचे आएगी, है ना, आप ये तो इंट्यूटिवली इतना तो आप समझ ही सकते हैं भाई, बॉडी की कोई तो स्पीड हो ही जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे यदि कोई ब्लॉक है तो इस ब्लॉक को हम एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं इस बॉडी की, ठीक है, इस ब्लॉक पे हम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉडी यहाँ पे होने के कारण, ठीक है, यहाँ पे होने के कारण इस बॉडी में एबिलिटी आ जाती है, क्या? वर्क करने की एबिलिटी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये जब इससे टकराएगा तो इसकी एनर्जी इस बॉडी में आ जाएगी, इस बॉडी पे वर्क करने की कैपेसिटी आ गई। अच्छा, ये जो दो एग्जांपल देखे, इसमें एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। आगे इसी पे ऑब्वियसली डिटेल में बात करेंगे अपन कि बॉडी में एनर्जी किस तरह की स्टोर होती है, ये डिपेंड करता है कि किस कंटेक्स्ट में हम वर्क कर रहे हैं। जो पहला वाला एग्जांपल था उसमें मैंने क्या बोला था कि बॉडी जो है वो स्पेस में है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह नहीं है, तब हमने उस पर वर्क किया बॉडी पे,
तो एनर्जी कौन सी स्टोर हुई उसमें? काइनेटिक एनर्जी स्टोर हुई, ठीक है। और जब बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स यदि बॉडी पे लग रहा था, तब हमने बॉडी पे वर्क किया एक फोर्स लगा करके, एक पर्टिकुलर तरीके से, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया। ग्रेविटी किस डायरेक्शन में काम कर रही है? इस डायरेक्शन में, है ना। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया, तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वर्क कन्वर्ट हो गया, है ना। कंटेक्स्ट से वर्क किस तरह की एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना, ये डिसाइड होता है। अच्छा, अब कई एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जहां पे हम बॉडी पे वर्क करेंगे पर कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी भी स्टोर नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर नहीं होगी, और उस एनर्जी से हम वर्क नहीं करा सकते दोबारा, है ना। ऐसा कौन सा कंटेक्स्ट है, ये भी, इसका भी एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, अब अपन तीसरा एग्जांपल देख रहे हैं। हम ऐसा कंटेक्स्ट देख रहे हैं कि हम बॉडी पे वर्क तो करेंगे पर बॉडी में कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगी, ठीक है। ऐसा भी होता है। तो जैसे ये इस बॉडी को हमने किसी एक सरफेस पे रख दिया और ये सरफेस रफ सरफेस है, तो इस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, ठीक है। पर ये सरफेस जो है, इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है इस तरफ, तो हम इतना ही फोर्स लगा रहे हैं जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। मतलब फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है। बॉडी बस थोड़ी सी एक बार शुरू हो जाए, उसके बाद में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर ही अपन फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही। बॉडी थोड़ी देर बाद में यहाँ से यहाँ आ जाएगी, ठीक है। थ्रू आउट द टाइम हमने इस पे इतना फोर्स लगाए रखा, बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर आ गई, ठीक है। और पूरे मोशन पे बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लगता रहा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज आया नहीं। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी ये तो जीरो ही है इस वाले केस में। अच्छा, ये फ्लैट सरफेस है सपोज अर्थ पे, ठीक है। तो इसमें जिस तरह का एग्जांपल अपन ने देखा था, पोटेंशियल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं हुआ, बॉडी में कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुई, पर बॉडी में क्या हुआ, हीट एनर्जी आ गई, है ना। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब बॉडी पे फ्रिक्शन लगता है इस तरह से, क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। और हीट बेसिकली क्या है, आप देखें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जो यहाँ पे जो बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, जो कांटेक्ट में होंगे, उनका मोशन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी बॉडी में एनर्जी स्टोर होने की बजाय वो जो छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो रहेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए यूनिवर्स में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो होल्ड करेगा ही। पर अब ये वाली एनर्जी ऐसी है कि इससे हम मतलब उस तरह से सीधा वर्क नहीं ले सकते, ठीक है। ये जो सेकंड वाला जो स्टेप है, इस वाले केस में एप्लीकेबल नहीं है ना। आप विजुलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने फोर्स को हम रोक देंगे तो बॉडी तो यहाँ पे आ जाएगी। अब हम, है ना, ना तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है ना पोटेंशियल एनर्जी है, तो जिस तरह से हमने पिछले दो केसेस में उस बॉडी से वर्क लिया था, वो वर्क हम नहीं ले सकते हैं। तो ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि ये बॉडी में एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्पेसिफिक कंडीशंस में स्टोर होती है। किस कंडीशन में स्टोर होती है, केवल मेंशन कर देता हूं मैं। जब बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो, कंजर्वेटिव फोर्स पे एक अलग वीडियो ही है ना, अभी आएगा थोड़ी देर बाद। तो जब बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो, और कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए, जैसे बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण फोर्स लग रहा हो, जितने भी फील्ड फोर्सेज हैं, ठीक है, जितने भी फील्ड फोर्सेज हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा हो, है ना, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। तो ऐसे यदि बॉडी इस तरह की फील्ड में पड़ी हुई है और फिर हम बॉडी पे वर्क करते हैं अगेंस्ट दिस फील्ड, जैसे अपन ने ग्रेविटेशन के केस में ग्रेविटेशन फील्ड के अगेंस्ट में वर्क किया था, तो वो वाला जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। पर बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। जैसे ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये कंजर्वेटिव नहीं है ना। इसका कंजर्वेटिव फोर्स की प्रिसाइज डेफिनेशन अभी देखेंगे आगे, ये केवल इंट्यूटिवली मैं बता रहा हूँ, ये एक्सप्लेन करने के लिए। हर केस में बॉडी पे वर्क करने से वो एनर्जी के रूप में स्टोर नहीं हो जाएगा, केवल इस कंडीशन में स्टोर होगा, इस वाली कंडीशन।
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, ये अभी अपन तो जनरली बात कर रहे थे कि फोर्स जो है बॉडी पे वर्क करता है, एग्जैक्ट वर्क कितना करता है मैथमेटिकली, है ना, उसका फॉर्मुलेशन देखते हैं। ठीक, तो वर्क डन बाय फोर्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, हमने लिखा भी वर्क को फोर्स के कंटेक्स्ट में ही है ना, वर्क डन बाय फोर्स। तो सपोज कोई बॉडी है, उस पर फोर्स जो है वो इस तरह से अप्लाई हो रहा है, और फोर्स के कारण बॉडी की पोजीशन इस पोजीशन से चेंज हो जाती है। तो बॉडी की नई पोजीशन जो है वो ये हो गई। ठीक है, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहां से यहां हो गया डिस्प्लेसमेंट, इसको अपन एस बोल देते हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर है, और फोर्स भी वेक्टर है। ठीक है, तो वर्क हम कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क, और जब भी ये वर्क बोल रहे हैं ये है वर्क डन बाय फोर्स। ठीक है, इस फोर्स ने इतना काम किया, एफ डॉट एस, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट क्या मतलब निकला, अपन कर चुके हैं डॉट प्रोडक्ट पहले। यदि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में थीटा एंगल है तो ये वर्क कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, एफ कॉस थीटा इनटू एस। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि ये एफ कॉस थीटा क्या है, ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो कि एस के डायरेक्शन में है, ये है एफ कॉस थीटा। ठीक है, फोर्स का ये कंपोनेंट एस के डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, और फोर्स का दूसरा कंपोनेंट कौन सा हुआ, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो जो केवल वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है वही वर्क को कंट्रीब्यूट करता है, जो एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो वर्क को कंट्रीब्यूट नहीं करता है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में आप देखें, किसी भी फोर्स के कारण जो वर्क डन है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको ये देखना जरूरी नहीं है कि जिस पॉइंट पे फोर्स लगा, जिस बॉडी पे फोर्स लगा, वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे हो सकता है कि इस बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्स वर्क कर रहा हो, है ना। ये जो हमने निकाला है ये तो वर्क डन बाय, ये जो एफ फोर्स है इसके कारण हमने वर्क डन निकाला। ठीक है, और वर्क जो है वो फोर्स स्पेसिफिक है। ठीक, तो सपोज इस वाली बॉडी पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इस डायरेक्शन में। ठीक है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो सपोज इस वर्क के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर है। तो ऐसे केस में बॉडी जो है वो बिना एक्सेलरेट किए मूव तो कर ही सकती। ठीक है, तो बॉडी जो है वो यहां से यहां आ गई, तो वर्क डन बाय ये कैपिटल एफ वाला फोर्स है वो तो इतना हो गया, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हुआ, यदि फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम एंगल बनाएंगे तो क्या रहेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो ये हुआ, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया है? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये भी वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो इस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, एफ डॉट एस इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री। तो कितना हो गया, माइनस एफ एस। ठीक है, और एफ यदि एफ कॉस थीटा के बराबर है तो टोटल वर्क डन ऑन बॉडी, टोटल वर्क डन ऑन बॉडी कितना हो जाएगा, है ना, इन दोनों फोर्सेस के कारण टोटल वर्क डन ऑन बॉडी हो गया वर्क डन बाय फोर्स एफ प्लस वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया, और टोटल वर्क डन 0 है, इसीलिए इस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है। कुछ और केस देखते हैं।
अच्छा, सपोज ये बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, हमने इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया, और बॉडी की पोजीशन जो है थोड़ी देर बाद ये हो गई। बॉडी की पोजीशन जो है सपोज ये हो जाती, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो S है, ठीक है। अच्छा, अब इस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो कि उसका वेट है, ठीक है, और ये W जो है वो कितने के बराबर है, mg के बराबर है इसका मैग्नीट्यूड। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कितना वर्क हुआ, यदि ये हम निकालें तो इस केस में वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी ये कितना हुआ। अच्छा, ये वेट के लिए W नहीं यूज करेंगे क्योंकि वेट को अपन वर्क डन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, mg यूज कर लेते हैं, mg, और इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर है, ठीक है। ये हो गया फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप देखें जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। ये तो इस वेक्टर को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना, 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया, mgs cos 90 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है, और क्यों 0 है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये तो अपन ने डिस्कस किया अभी कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, केवल वही वर्क को कंट्रीब्यूट करता है, बाकी कोई भी फोर्स है वो वर्क को कंट्रीब्यूट नहीं करता है। जो ये वाला फोर्स F है वो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ये तो पूरा फोर्स ही जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, वर्क ड्यू टू ये दिस फोर्स F, ये तो कितना हो गया, F डॉट S, तो Fs cos 0 Fs हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो अपने को मालूम ही है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर आता है ना, केवल वैल्यू आती। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का जो है वो केवल एक क्वांटिटी देता है, रिजल्टेंट उसका वेक्टर नहीं होता है। तो वर्क डन जो है वो स्केलर है ना, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। एक और केस देखते हैं। तो सपोज ये बॉडी जो है वो रेस्ट पे है ग्राउंड पे, और इस पे इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, और बॉडी की पोजीशन जो है वो ये हो जाती है। तो ये हो गई बॉडी की पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ बॉडी का, ये हो गया S। अच्छा, इस बॉडी पे जो है वो दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स तो ये जो अपन ने लगाया, और दूसरा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg इस डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाय फोर्स, ये वाला जो फोर्स है, ठीक है, वो तो कितना हो जाएगा, F डॉट S, और एंगल जो है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 0 है, तो Fs cos 0, ये तो Fs हो गया, ठीक है। और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी, है ना, ये भी बोल सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ये कितना हो गया, mg डॉट S। अच्छा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g जो है वो तो इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन, तो इस केस में क्या हो जाएगा, mgs cos 180, डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो mgs cos 180, इसका मतलब माइनस mgs हो गया। तो हम ये कह सकते हैं जैसे नेट वर्क डन ऑन बॉडी, यदि यही दो फोर्स यदि काम कर रहे हैं तो नेट वर्क डन ऑन बॉडी हम कर सकते हैं, है ना, और या फिर हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय F एंड G, है ना, इन दो फोर्सेस। तो टोटल वर्क डन आ जाएगा इन दोनों फोर्सेस का, तो वो कितना हो जाएगा, जैसे Fs माइनस mgs, ठीक है। तो अगले वीडियो में कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा।